अरे क्यों रे, खुद तो इतने अमीर परिवार में जाकर मौज कर रही है और हमें गरीबी में छोड़ गई है। देख तो जरा, ऊपर से लेकर नीचे तक हीरों के गहनों में लदी हुई है और इस साड़ी पर भी सोने का काम हो रहा है ना। और इन सब की सिक्योरिटी के लिए अपने साथ में इतने सारे बॉडीगार्ड भी लेकर आई है। आपने ही लालच में आकर मेरी शादी इतने बड़े घर में कराई थी और अब आपको मेरी जिंदगी से भी परेशानी हो रही है। तू पहले अपने बॉडीगार्ड से बोल कि घर से दूर जाकर खड़े हो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर राधिका बॉडीगार्ड से दूर जाकर खड़े होने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड के दूर हटने के बाद, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़े घर की बहू हो गई है और खाली हाथ चली आई अपने साथ ये मिठाइयाँ और कपड़े लेकर। अरे कम से कम 10-20 लाख रुपए लेकर आती तो कम से कम मेरा गुजारा चल जाता। बाबा मेरे बाल छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है और मैं अपने ससुराल से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? मैंने तेरी शादी इतने बड़े परिवार में कराई है। एक काम कर, मुझे अपने गहने दे, मैं इनको बेचकर ही पैसे ले लूंगा। इसके बाद अनिल जी राधिका को मारते हैं, जिससे राधिका के शरीर पर कई निशान उभर आते हैं। और जब अनिल जी राधिका के गहने छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी इतनी देर में राधिका की बॉडीगार्ड्स भी घर के बाहर आ जाते हैं और राधिका के वापस जाने का समय हो जाता है। सोनू, तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ वहीं रहना, मेरा घर बहुत बड़ा है। सच दीदी, क्या मैं आपके साथ रहने चल सकता हूँ? हाँ सोनू, क्यों नहीं। अरे मुझे कहीं से भी 10 लाख रुपए का इंतजाम करके दे, वरना मैं तेरा और तेरे घर वालों का जीना मुश्किल बना दूंगा। अनिल जी की बात सुनकर राधिका घबरा जाती है, लेकिन अपने आसपास बॉडीगार्ड्स को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद राधिका सोनू को लेकर एंटीलिया हाउस वापस आ जाती है, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर। तुम्हारे शरीर पर इतने सारे निशान कैसे आ गए राधिका बेटा? मम्मी जी, वो रास्ते में मैं कुछ सामान खरीद रही थी, तभी कुछ गुंडे मिल गए थे। उस समय मैंने बॉडीगार्ड्स को भी अपने पास से हटा दिया था, लेकिन जैसे तैसे मैं उन्हें चकमा देकर आ गई। कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? क्योंकि बॉडीगार्ड के होते हुए कोई भी तुम्हारे पास तक नहीं आ सकता। मम्मी जी, मेरे घर के पास वाली दुकान पर मैं कुछ लेने के लिए गई थी अपने भाई सोनू के लिए, उसी समय ये सब हुआ। राधिका की बात सुनकर नीता जी उस पर विश्वास कर लेती हैं और उसके सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड्स और बढ़ा देती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन शहर के मंत्री के यहाँ से पार्टी का इनविटेशन आता है। आज मंत्री साहब के घर हम सभी को पार्टी में जाना है, सभी लोग तैयार हो जाना और हमारे 150 बॉडीगार्ड्स भी हमारे साथ जाएंगे। जी हाँ, ठीक है। राधिका, आज तुम अपनी चांदी के वर्क वाली साड़ी पहनना और कुछ डायमंड के सेट मैं तुम्हारे कमरे में रखवा दूंगी, वही पहन कर चलना। तुम नई बहू हो हमारे घर की, तो हमारे घर की शान कम नहीं होनी चाहिए। हाँ भाभी, मैंने अपनी मेकअप आर्टिस्ट भी बुला ली है, वो आपको पार्टी के लिए रेडी कर देगी। लेकिन इन सब की क्या जरूरत है, मैं खुद ही तैयार हो जाती। राधिका, आप समझो, तुम हमारे घर की बहू हो और तुम्हें हमारे जैसा दिखना होगा। केवल पार्टी में नहीं बल्कि नॉर्मली भी तुम्हें अच्छे कपड़े और गहने पहनकर तैयार रहना होगा। जिठानी की बात सुनकर राधिका हैरान होती है, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं उसके पिता की बातें चल रही थी। और पार्टी के दौरान, वाह नीता जी, आपका ये रूबी सेट तो बहुत शानदार लग रहा है। यस, ये मैंने स्पेशली अपने ज्वेलर्स से डिजाइन करवाया है। लेकिन मुकेश जी, इतने सारे बॉडीगार्ड्स लाने की क्या जरूरत थी? हमारे पास पुलिस की सिक्योरिटी है। ये 70 बॉडीगार्ड्स मेरे परिवार की सिक्योरिटी के लिए है, मैं तो आधे ही लेकर आया हूँ, आधे तो हमारे घर की सिक्योरिटी के लिए तैनात है। इस तरह सब लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। दूसरी तरफ एंटीलिया हाउस के बाहर अनिल जी घर में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड्स के सिक्योरिटी को देखकर वो नाकाम हो जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कई सारी गाड़ियों में परिवार के सभी लोग पार्टी से आ रहे होते हैं और उनकी बेटी राधिका हीरो के गहनों से लदी हुई थी। खुद तो इतने गहने पहनकर घूम रही है और मैं यहाँ पर कर्जदार से परेशान हूँ, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। थके हुए सभी लोग अपने अपने फ्लोर पर चले जाते हैं। तभी राधिका अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और उसके फोन पर उसके पिता का फोन आता है। राधिका की बच्ची, और महंगे कपड़े पहनकर तू अपने घर में घूम रही है, लेकिन तेरा बाप यहाँ कर्जदारों से बचता फिर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? चुपचाप मुझे कहीं से भी 10 लाख रुपए ला कर दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन पापा, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको कहाँ से ला कर दूंगी? लेकिन 10 करोड़ के गहने तो पहने हुए हैं, चल चुपचाप से कल लाकर मुझे अपने गहने देकर जाना। लेकिन आपको कैसे पता? कहीं आप मेरे घर के आसपास तो नहीं? आपने मेरा पीछा किया। हाँ, मैं तेरे एंटीलिया हाउस के बाहर ही हूँ। तेरा चमचमाता हुआ घर और इतने सारे फ्लोर्स देखकर मुझे समझ ही आ गया कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अरे तेरे बॉडीगार्ड के चक्कर में मैं घर में अंदर नहीं आ सकता, अब तू घर के बाहर आएगी? अगर मेरे पिता ने घर के अंदर जाकर कोई नाटक किया या फिर शराब के नशे में मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती की तो
कहीं ये लोग मुझे घर से बाहर ना निकाल दे, इसी डर की वजह से। बाबा, आप घर के अंदर मत आना, मैं खुद आपके पास आकर आपको पैसे दे जाऊंगी। बहुत बढ़िया, चल चुपचाप से घर आ जाना। अगले दिन सुबह सुबह राधिका अपने कुछ गहने समेटती है और अपनी सास के पास आकर रहती है। मम्मी जी, मुझे बाबा को देखने जाना है, उनकी तबीयत खराब है। ठीक है, तुम्हारे साथ इस बार 40 बॉडीगार्ड्स जाएंगे तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन मम्मी जी, मेरे पापा बहुत गरीब हैं और इतने सारे बॉडीगार्ड्स देखकर उन्हें वहाँ पर शर्मिंदगी महसूस होती है, इसीलिए अगर आप परमिशन दे तो मैं बिना बॉडीगार्ड के ही जाऊं। ठीक है, तुम चली जाओ। ऐसा कहकर राधिका गाड़ी में बैठकर अपने गहने चुपचाप लेकर अपने मायके पहुंचती है, लेकिन नीता जी पीछे से कुछ बॉडीगार्ड्स को उसकी रखवाली के लिए भेज देती हैं। अपने मायके पहुंचकर राधिका गहने निकालती है और अपने पिता को देकर कहती है, आज आपने मुझे मेरे घर में चोरी करने के लिए मजबूर कर दिया, ये लीजिए गहने। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। अब इन गहनों को बेचकर मैं जुए में हारे हुए सारे पैसे चुका दूंगा। राधिका जब अनिल जी को पैसा दे रही होती है तब नीता जी के भेजे हुए बॉडीगार्ड्स ये सब देख लेते हैं। बॉडीगार्ड को गलतफहमी हो जाती है और वो सारी बातें नीता अंबानी को बताने के लिए वहां से जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब अनिल जी दोबारा से राधिका को टॉर्चर कर रहे होते हैं तो ये सब देख नहीं पाते। ये छोटे घर की लड़की ने आखिर अपना असली रंग दिखा ही दिया। बॉडीगार्ड बता रहे थे कि वो घर से कुछ गहने लेकर गई है और उसने अपने पिता को वो गहने दे दिए हैं। मैंने तो पहले ही कहा था मम्मी जी, किसी खानदानी लड़की को लेकर आते हैं। अब ये गरीब घर की लड़की अपना सारा पैसा अपने मायके में भरेगी और किसी को पता चल गया तो कोई क्या सोचेगा, कितनी बदनामी होगी हमारी। मैं तो राधिका के बारे में कितना अच्छा सोचती थी, लेकिन उसने आज मेरा सर अपने बॉडीगार्ड के सामने ही झुका दिया। देखो नीता, आज के बाद इस लड़की के पास कोई भी गहने और पैसे नहीं रहने चाहिए और परिवार के सभी लोग इससे कम से कम मतलब रखो। इसके बाद जब राधिका अपने ससुराल लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी गाड़ी पर हमला होता है और हमलावर गाड़ी का कांच तोड़ देते हैं, जिसे देखकर राधिका डर जाती है, लेकिन घर आकर किसी को इस बारे में नहीं बताती। लेकिन उसके घर लौटने के बाद, राधिका, आपने सारे गहने और पैसे मेरे पास रखवा दो, कहीं सबको पता तो नहीं चल गया। जी ठीक है मम्मी जी। राधिका से उसके सारे गहने और पैसे ले लिए जाते हैं और परिवार के सभी लोगों से बिल्कुल बात करना बंद कर देते हैं। सभी लोग घूमने फिरने जाते हैं, मूवी, पिकनिक, आउटिंग सब करते हैं। गेम्स वाले फ्लोर पर गेम खेलते हैं। पूजा के समय आरती के टाइम भी उसे नहीं बुलाया जाता। ये सब देखकर राधिका को हैरानी होती है। तभी वो अपनी नंद के पास जाती है। दीदी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या, जो कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा है? देखो भाभी, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन पिछली बार जब आप अपने मायके गई थी तब मम्मी ने आपके पीछे कई सारे बॉडीगार्ड्स भेजे थे आपकी सिक्योरिटी के लिए, और उन्हीं बॉडीगार्ड्स ने बताया कि आप अपने पापा को हमारे घर से गहने वगैरह देकर आई हो। उसी की वजह से सबको लगता है कि कहीं आप भी लालची लड़कियों में से तो नहीं हो। ईशा की बात सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कहीं उसके पिता के लालच के बारे में सभी को पता तो नहीं चल गया। इसके बाद वो अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल मेरे पिता बहुत लालची हैं और वो मुझे टॉर्चर कर रहे थे, इसी वजह से मुझे उन्हें गहने देने पड़े, वरना वो यहाँ पर आकर बेकार में तमाशा करते और हम सबकी बेइज्जती होती। तो तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ना, इस देश के सबसे अमीर परिवारों में से हम एक हैं और शहर में हमारी बहुत इज्जत है। अगर तुम हमें एक बार बता देती तो तुम्हारे पिता को सबक सिखाना हमारा काम था। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मैं डर गई थी कहीं मेरे पिता अपनी गंदी आदतों की वजह से हमारी बदनामी ना कर दे। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और आगे से ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी तुम्हारे पिता को हम देख लेंगे। इसके बाद मुकेश जी राधिका के पिता को अपने घर बुलाते हैं। अरे आज तो इसके घर से खुद से बुलावा आया है, आज तो बहुत सारे पैसे ऐड कर लाऊंगा। अनिल जी राधिका के आलीशान ससुराल पहुंचते हैं और घर की चमक और उसका चमचमाता 150 बॉडीगार्ड्स वाला ससुराल देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे हद कर देते हैं आप अनिल जी, आपको शर्म नहीं आती? एक तो शादी के समय आपने अपनी बेटी की शादी करने के लिए हमसे 10 लाख रुपए मांगे, हमने दिए, लेकिन उसके बाद भी आपने हमारी बहू को टॉर्चर किया, उसके गहने छीनने की कोशिश की और उसे अपने ही घर में चोरी करवाई। आज के बाद अगर आपने कुछ ऐसा किया तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आप मेरी बहू के पिता हैं, इसीलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं। मुकेश जी की बात सुनकर अनिल जी घबरा जाते हैं और उस समय चुपचाप एंटीलिया हाउस से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही होती है। इसके बाद राधिका अपनी जेठ जिठानी, नंद नंदोई, भांजे भांजी और सास ससुर के साथ घूमने फिरने के लिए जाती हैं। उसके पास महंगे गहने, महंगा पर्स, कपड़े और लाइफस्टाइल का सब कुछ सामान होता है, लेकिन उसका पिता हर समय उस पर नजर रखता है। एक बार राधिका अपने परिवार के साथ बाहर पिकनिक के लिए जाती है और उसके हाथ में बहुत महंगा डायमंड का पर्स होता है।
यहाँ मेरा पर्स खाली पड़ा है और ये लड़की अपने हाथ में डायमंड का पर्स लेकर घूम रही है। इसको तो जरा सी भी शर्म नहीं आ रही। इसका पिता किस हालत में घूम रहा है, इसको तो मैं अभी छोड़ूंगा नहीं। ये सोचकर अनिल लगातार उसका पीछा करते रहते हैं। कुछ दिन बाद राधिका की प्रेगनेंसी की न्यूज मिलती है। हमारी फैमिली में ये प्रथा है कि सभी के ट्विंस बच्चे होते हैं और राधिका के भी ट्विंस बेबी हैं। सुनाया आपने मम्मी पापा, हमारे इस चमचमाते 150 बॉडीगार्ड्स वाले घर में 2 नए मेहमान और आने वाले हैं। हाँ अमन, ईशा सभी के ट्विंस हैं और अब अनंत के भी होंगे। मामी मुझे एक भाई और एक बहन चाहिए। बधाई हो राधिका बेटा, तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। अब पूरे 9 महीने तक तुम घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाओगी। अगर घर से बाहर जाओगी तो तुम्हारे साथ हमारे 150 बॉडीगार्ड्स जाएंगे और परिवार का कोई ना कोई सदस्य जाएगा। हाँ दोती है, हर समय ये बॉडीगार्ड साथ में जाएंगे तो मेरी पर्सनल लाइफ का क्या होगा। राधिका एक बार डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाती है और 150 बॉडीगार्ड्स उसके साथ जाते हैं। आप थोड़ी सी बात समझिए, इतने सारे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ जाते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है। देखो राधिका, ये सब तुम्हारी भलाई के लिए ही है। अगर तुम पर कोई हमला हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। अब तो तुम हमारे परिवार को वारिस देने वाली हो। हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ का क्या है। मैं कुछ समय भी अकेले नहीं रह सकती। हर समय ये 150 बॉडीगार्ड्स मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन फिर राधिका को अपने ऊपर हुआ वो हमला याद आता है और वो सोचती है, अगर मेरे ऊपर अब कोई हमला हुआ तो मेरे बच्चे की जान खतरे में आ सकती है। सब मेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं और मैं अपने ही पिता से खतरे में हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और राधिका को 9वां महीना चल रहा होता है। इस समय मुकेश जी के परिवार में उनके बड़े भाई की मौत हो जाती है, लेकिन राधिका को डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाना होता है। तब नीता जी राधिका से कहती हैं, राधिका बेटा एक काम करो, तुम हमारे बॉडीगार्ड्स के साथ डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए चली जाओ। ये बॉडीगार्ड्स तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे और कोई भी समस्या होगी तो तुम्हारे आसपास खड़े होंगे। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको सही लगे। राधिका अब तुम बहुत ही संभल कर रहना होगा। मैं कुछ दवाइयां और इंजेक्शन दे रही हूँ, इन्हें लगवा लो और बहुत संभाल कर रहना, क्योंकि तुम्हारे ट्विंस बेबी है तो हमें सिजेरियन ही करना होगा। अब डिलीवरी डेट में ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है डॉक्टर, मैं बिल्कुल संभाल कर चलूंगी और मेरे साथ मेरे चमचमाते ससुराल के 150 बॉडीगार्ड भी तो है मेरी देखभाल करने के लिए। इसके बाद राधिका एक बॉडीगार्ड को दवाइयां देने के लिए भेजती है और खुद मेडिकल रूम में जाकर लेट जाती है। लेकिन वहीं पर उसके पिता मौका देखकर कंपाउंडर की ड्रेस पहनकर उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने तुम्हें पकड़ लिया राधिका, अब बचकर कहाँ जाओगी। अब तो तुम्हारी ऐसी हालत भी नहीं है कि तुम कहीं पर भाग सको। बाबा, अब आप नाना बनने वाले हो, वो भी 2 बच्चों के। अब तो कम से कम शर्म कीजिए। और आप यहाँ पर कैसे आए? मेरे पास 150 बॉडीगार्ड है। अगर किसी ने आपको देख लिया तो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखेंगे तब ना, मैं तो कंपाउंडर बनकर आया हूँ और सारे बॉडीगार्ड्स बाहर ही हैं। अभी कोई भी अंदर नहीं आ सकता। पिताजी आप यहाँ से चले जाइए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों, मेरी बेइज्जती करवाई थी जब अपने ससुर के मुंह से, तब तुझे बुरा नहीं लगा था? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चल अपने गहने मुझे दे। बाबा देखिए, आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता की बेइज्जती हो। लेकिन अनिल जी राधिका की कोई बात नहीं सुनते, उसके साथ छीना झपटी करने लग जाते हैं और इसी छीना झपटी में राधिका का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। राधिका के गिरते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे दर्द होता है जिसकी वजह से उसके बॉडीगार्ड्स और डॉक्टर सब मेडिकल रूम में आ जाते हैं और मौका देखकर अनिल जी वहां से डरकर भाग जाते हैं। अरे कोई जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ, अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे मुकेश जी को खबर करनी होगी। अगर राधिका को और उसके बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा हॉस्पिटल बंद करवा दिया जाएगा। बॉडीगार्ड तुरंत मुकेश जी को खबर करते हैं। मुकेश जी की पूरी फैमिली वहां पर आ जाती है। मैं इन 150 बॉडीगार्ड्स को अपनी जान के लिए आफत समझ रही थी, लेकिन ये सभी बॉडीगार्ड मेरी भलाई के लिए ही लगाए थे मेरे परिवार वालों ने, क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे खतरा हो सकता है। इसके बाद राधिका बेहोश हो जाती है और डॉक्टर उसे ऑपरेशन के लिए लेकर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ये कैसे हो सकता है? राधिका के साथ इतना बड़ा हादसा आखिर आपके हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करिए पापा, हम जाकर पता लगाते हैं। इसके बाद अनंत, अमन और आनंद तीनों जाकर कैमरे चेक करते हैं और कैमरे में वो कंपाउंडर के बीच में राधिका के पिता को पहचान जाते हैं और अपने 150 बॉडीगार्ड्स को अस्पताल में तैनात करते हैं। जल्दी जाओ, वो आदमी इतनी जल्दी बाहर नहीं निकला होगा, उसे पकड़ कर लाओ। इसके बाद तुरंत बॉडीगार्ड्स हॉस्पिटल में जाकर राधिका के पिता को पकड़ लेते हैं और उन्हें मुकेश जी के सामने लेकर आते हैं। आपको शर्म नहीं आती अनिल जी? मैंने आपको पहले भी वार्निंग दी थी कि आप मेरी बहू से और हमारे परिवार से दूर रहिए, लेकिन आप नहीं माने और आज आपने ऐसी हरकत की है कि मेरी बहू और मेरे आने वाले नन्हे मेहमान की जिंदगी खतरे में आ गई है।
इसके बाद मुकेश जी पुलिस को फोन करते हैं और राधिका के पिता को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इतनी देर में राधिका का ऑपरेशन हो जाता है और वो एक बेटे और एक बेटी को जन्म देती है। बधाई हो अनंत, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाओ, आज हम फिर से दादा बने हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पिता की वजह से आज हमारे बच्चों को खतरा था और जिन बॉडीगार्ड्स को अपने लिए आफत समझती थी, आज वही बॉडीगार्ड्स मेरी जिंदगी के रक्षक बने हैं। बेटा तुम रो मत, जल्दी से डॉक्टर तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे और फिर हम घर चलेंगे। मेरे पिता ने कभी मेरी रक्षा नहीं की, लेकिन मेरा चमचमाता 150 बॉडीगार्ड्स वाला ससुराल मेरे लिए सब सुरक्षित जगह है। आओ राधिका, हमारे नन्हे बच्चों के साथ तुम्हारा स्वागत है। रुको, पहले मैं सबकी नजर उतारूंगी। अब से हर समय हमारे 150 बॉडीगार्ड्स हमारे घर के बच्चों की सेफ्टी में रहेंगे। और पापा, हमारे एंटीलिया की सेफ्टी? हाँ, उसके लिए 150 बॉडीगार्ड्स और बुलवा लिए हैं मैंने। इसका मतलब हमारे घर में फैमिली मेंबर्स से ज्यादा बॉडीगार्ड्स रहेंगे? फिर तो एक फ्लोर और बनवाना पड़ेगा। नीता जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और राधिका और उसके बच्चों